हेलो स्टूडेंट्स, सीजी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग 2019 के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उन्हीं क्वेश्चन से आगे हम सेम पेपर 2019 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। द क्वेश्चन नंबर 30 उस ईयर का। अब सेट कौन सा था पता नहीं। द पीरियड ऑफ a sin x plus b cos x अपॉन c sin 5x प्लस d cos 5x इज। ठीक है, आपको पीरियड बताना है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये जो टोटल लिखा है वो पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड हमको बताना है। तो ये फंक्शन चैप्टर से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको जब दो फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में एक फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में और एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमको पीरियड निकालना होता है। तो पीरियड क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसमें अगर हम एक रियल नंबर जो t इज ग्रेटर देन 0 रियल नंबर होता है, ठीक है, ऐसा हम रखे इनपुट में, तो वो क्या हो जाता है, वापस से यही वैल्यू दे दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन इस टाइप का, और इसको बोलते हैं पीरियड। और इसमें से जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखना है वहां पे देखिए, यहाँ पे सिंपल फंक्शन दिख रहा है, जैसे कि हमारे पास क्या है साइन एक्स। साइन एक्स जो है कितना पीरियोडिक होता है, साइन एक्स हमारा 2 पाई पीरियोडिक होता है। वैसे ही कॉस एक्स भी हमारा 2 पाई पीरियोडिक होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बट यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, a sin x ऊपर न्यूमरेटर में प्लस b cos x और नीचे में sin 5x प्लस cos 5x। क्लियर है। तो देखिए sin x और cos x का तो हमको पीरियड पता चल गया, लेकिन नीचे में जो लिखा है sin 5x, ठीक है, तो sin 5x का पीरियड होता है जो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है f ऑफ x जिसका पीरियड है आपका t। ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में उसको कंसीडर करते हैं साइन एक्स से। साइन एक्स है जिसका पीरियड 2 पाई है, वहां से आप उसको क्या करिए, समझिए कि एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, सो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब हमारे पास अगर फंक्शन चेंज हो गया, ऐसा हो जाए, पीरियोडिक फंक्शन है हमको पता है एफ, लेकिन एक्स के जगह पे जब हमको एक्स प्लस बी इनपुट मिलने लग जाए तो इसका जो पीरियोडिक था टी, वो हो जाता है टी बाई मॉड ऑफ ए। ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है b, जो सिंपल कांस्टेंट होता है, वो पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन जो x है हमारा जो वेरिएबल है उसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई में होता है उसका मॉड। और ये मॉड लेने का भी रीजन ये है, मॉड क्यों लेते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। हमको पता है कि जो पीरियड होता है कौन सा, जो t होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 0 भी नहीं चलेगा, निगेटिव भी नहीं चलेगा। तो इसका कोफिशिएंट जरूरी थोड़ी कि हमेशा पॉजिटिव हो, a लिखा है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम मॉड ऑफ ए लेके चलते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी कारण से। क्लियर है। तो हमारे केस में जैसे देखिए साइन एक्स बस का पीरियड 2 पाई है, तो लेकिन अब साइन के साथ क्या आ गया 5x, साइन के साथ 5x, a का मान 5 आ गया, b नहीं है, b से कोई दिक्कत होता भी नहीं है। तो हमारा जो एक्चुअल पीरियड था वो क्या था 2 पाई था, लेकिन ये x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका मॉड 5, तो ये ऑलरेडी 5 है तो इसलिए इसका मॉड 5 लेने से भी 5 ही होगा। तो इस बार sin 5x जो आपका नीचे में लिखा है उसका पीरियड क्या हो गया स्टूडेंट 2 पाई बाई 5। और एज इट इज जैसा ये है वैसी ही सेम cos के लिए भी होता है। तो cos 5x, तो cos का ओरिजिनल का क्या है cos x बस होता है, तो 2 पाई पीरियोडिक, तो 5x है तो इसलिए 2 पाई बाई 5 पीरियोडिक हो जाएगा। क्लियर है। तो हमको समझ में आ गया कि आपका जो पीरियड है इस फंक्शन में साइन एक्स का 2 पाई, इसका भी 2 पाई। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको जो टोटल फंक्शन दिया है, चाहे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो आपको जो पीरियड लेना है दोनों का, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में ऐसा वैल्यू रखे, जैसे हम क्या रखते हैं x प्लस टी, ऐसा रखे कि साइन एक्स भी वापस आके साइन एक्स प्लस टी में x ही आ जाए, कॉस भी आपका कॉस एक्स प्लस टी में क्या आ जाए कॉस एक्स आ जाए, वैसे ही साइन 5x में भी हम रखें तो भी वो साइन 5x आ जाए। यही होता है पीरियड का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कैसे करना होता है, तो सभी चीजों का हमको एलसीएम लेना होता है जितना पीरियड है स्टूडेंट। तो हमारे पास कितने टाइप का पीरियड चल रहा है देखिए यहाँ पे, एक हमारे पास है ऊपर में जो है, ऊपर वाला जो है साइन एक्स है और कॉस एक्स है, तो दोनों का पीरियड आ गया 2 पाई, तो एक नंबर हमको मिल गया 2 पाई। और दूसरा नीचे में जो दो चीज है वो क्या है,
2π/5 और 2π/5, मतलब दो ही नंबर की बात हो रही है। अगर ये 2π, ये 3π, ये 2π/5 और ये कुछ और होता तो चारों का एलसीएम लेना होता है स्टूडेंट इस टोटल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही नंबर है, तो अब हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ दोनों नंबर, वो हमारा ओरिजिनल पीरियड हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक नंबर हमको क्या मिल रहा है, 2π मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और दूसरा नंबर हमको क्या मिल रहा है, 2π/5, ये हो गया। तो 2π को हम 2π/1 लिख सकते हैं, क्लियर है, 2π/1, और ये हो गया 2π/5। अब इसका एलसीएम लेना है स्टूडेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे एक आध और एक्स्ट्रा नंबर होता, कुछ cos 5x की जगह और कुछ नंबर दे देता, cos 6x दे देता, तो उसका हो जाता 2π/6, तो उसको भी हम लेके चलते। जितने भी नंबर्स है उनका हमको एलसीएम लेना, और ये सिंपल सी बात है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा चीज होता है जिसको जितने भी नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं तो वो सबसे ऐसा छोटा नंबर होता है जो सभी के टेबल में आता है, मतलब सभी के पहाड़े में आता है, मतलब वो सबके लिए बराबर काम करेगा क्योंकि वो सबका मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है स्टूडेंट, जो निकालना है एलसीएम, जब भी हम रेशनल नंबर का एलसीएम निकालते रहते हैं, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या जो है बटा में है, अंश बटाहार, तो उसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एलसीएम ऑफ जो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, तो रेशनल नंबर का ये होता है, रेशनल नंबर कैसे लिखा रहेगा, हम ऐसे मान लेते हैं कि चलिए p/q और r/s, ये दो नंबर ले लेते हैं। ये जो दो नंबर है p/q और r/s इस रूप में लिखे हैं, इनका हमको क्या निकालना है, इनका हमको निकालना है एलसीएम। तो क्या होता है स्टूडेंट, ऊपर ऊपर वाले का, p और r ऊपर ऊपर वाला है, तो ऊपर ऊपर वाले का हम एक्चुअल में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ऊपर ऊपर वाले का, और दो एक ही नंबर है ना उसी का ऊपर, मतलब न्यूमरेटर का, तो दोनों के न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, लेकिन नीचे वाले, जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनका एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला नंबर हमारा एक हो गया q और दूसरा हो गया स्टूडेंट s, तो इसका हम लोग लेते हैं एचसीएफ नीचे वाले का, और ये टोटल जो बनाता है वो एक्चुअल में एलसीएम बनाता है। एलसीएम की ही फॉर्मूले में ऊपर वाले का एलसीएम आ जाता है और नीचे वाले का क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे हमको इसका एलसीएम लेना है, तो आप क्या है, ये जो पाई है वो तो दोनों जगह ही आएगा मल्टीपल में, समझ में आ रहा है ना, पाई दोनों जगह आएगा, तो पाई को हम यहाँ रख देते हैं अलग से। क्लियर है, समझ में आ गया, क्यों उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि पाई और पाई का एलसीएम तो पाई ही आएगा, मतलब वो कॉमन निकल गया। अब हमको सिंपल क्या लेना है, 2/1 2 और किसका 2/5 का एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले का एलसीएम, तो एलसीएम आप ऊपर वाला क्या हो गया स्टूडेंट, 2 और 2 दोनों जगह, और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो नीचे वाला क्या है 1 और 5, एचसीएफ समझ में आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटा वाला, तो एलसीएम 2 और 2 का क्या आएगा 2 ही आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा 1 और 5 का, दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर तो 1 ही है। अब इसके साथ क्या रहेगा हमेशा, क्योंकि हमारा जो हम पहले से मान चुके हैं कि पाई को हम अलग ही कर दिए हैं, तो ये पाई चलते ही रहा है, तो टोटल क्या हो गया फिर 2/1 मतलब 2 और पाई। तो जब भी पाई हर जगह दिखे तो आपको क्या कर लेना है, पाई को अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, क्यों नंबर के साथ करना ज्यादा आसान होता है। सो 2π आया स्टूडेंट, तो इसलिए इसका आंसर हो गया वो है 2π। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर में 2π है नीचे में 5π है, तो दोनों को डिवाइड करके कैंसिल आउट कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एलसीएम क्या करता है, सभी की बात मानता है कि मैं सबके पहाड़े में आ जाऊंगा करके, तो पीरियड तो वही बोलता है ना कि ऐसा कौन सा नंबर खोजो जो रखने पर वापस आ जाए, तो फंक्शन में ऐसे ही आपको देखना है, तो इसलिए वो क्या हो गया एलसीएम इस तरीके से आपको लेना है, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट 2π। ठीक है, तो इस तरीके से करना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पीरियड वाले। ठीक है, और हमेशा रेशनल फंक्शन ही आपको मिलेगा, एकदम सिंपल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट जरूर याद रखना जो मैं ये बताया कि अगर किसी का मिटा दिया हूं ना, कि अगर उसका पीरियड x वाले का t है तो f ऑफ ax आ जाता है, तो वो जो नंबर है x के साथ मल्टीपल में वो नीचे चले जाता है, लेकिन मॉड के साथ, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, अपने को इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका -5 तो कांस्टेंट है,
तो जो भी चीज डिपेंड कर रहा है, जो भी चीज आपका डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, वो इस पे डिपेंड कर रहा है। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमको इसका रेंज पता चल जाए, अगर हमको इसका रेंज पता चल जाए, मतलब ये कहां से कहां तक वैल्यू देगा, तो उससे हम निकाल लेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों भी। अब देखिए ध्यान से, पहले तो इसका रेंज पता चलना चाहिए। मान लो इसका रेंज मैं ऐसे मानता हूं कि मान लो इसका रेंज ऐसे आ गया -3 से +3, मान लो है, ऐसा आएगा नहीं, अलग आएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, इस जो एक्सप्रेशन है उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है -3 और सबसे बड़ा वैल्यू 3। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैक्सिमम पूछा है करके मैक्सिमम रख देते हैं। ठीक है, तो 3 रख दिए तो 3 - 5 तो कितना आ गया -2, तो 1/-2। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन आप ये देखिए, जिसका वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का, वो एक्सप्रेशन स्टूडेंट नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो जो चीजें डिनोमिनेटर में है, टोटल का जो मेन भाग है वो डिनोमिनेटर में है, और टोटल का आपको मैक्सिमम चाहिए, तो नीचे को जितना छोटा करोगे उतना क्या होगा, आपका टोटल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। जैसे कि कोई ऐसा इसमें आंसर 3 दे के आगे बढ़ गया, ठीक है, तो 3 के बाद आपको क्या मिला, -1/2। ठीक है, तो आप इसको करके मैक्सिमम के लिए, लेकिन कोई स्टूडेंट -3 को लेके गया, तो देख लीजिए -3 को लेके जाएगा तो -3 -5 तो -1/8। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से समझ में आ गया। तो इसलिए ये मिनिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को, तो नीचे वाला को आपको क्या करना रहेगा, सबसे छोटा नंबर रखना होगा, तब ऊपर वाला सबसे बड़ा नंबर देगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एकदम सिंपल सा है। इसका मैं एक क्वेश्चन और कराया था प्रीवियस ईयर में किसी और में, जिसमें सिर्फ रेंज पूछा था। तो देखिए हम किस पे टारगेट कर रहे हैं, 4 cos थीटा और +3 sin थीटा पे। तो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, फिर यहाँ पे हम रेंज निकाल देंगे इसके लिए, जो रेंज है वो। ठीक है, ये रिजल्ट हम पढ़ते हैं, a cos थीटा प्लस माइनस x लो या थीटा लो, b sin थीटा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट, a cos थीटा प्लस लो या माइनस लो, इसलिए दोनों लिखा हूं, b sin थीटा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है, एक और क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कौन से में कराया हूं मेरे को नहीं पता, पर वहां भी ये हुआ है, ये दोनों सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री, ये दोनों सेम हो, तब इसका रिजल्ट जो बनता है, इसका जो रेंज आता है वो एकदम सिंपल सा इसका रेंज आता है। तब इसका क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल में माइनस अंडर रूट का a² प्लस b² से लेके प्लस का अंडर रूट a² से b², ये वैल्यू आता है स्टूडेंट। ठीक है, ये रेंज होता है इस एक्सप्रेशन का, बट इसमें कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये थीटा सेम होने चाहिए। ठीक है, एंगल सेम पे, तो a² प्लस b² अंडर रूट में, और यहाँ माइनस से लेके प्लस तक। ठीक है, तो हमारे केस में a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 4 और b का वैल्यू 3। माइनस भी होता तो भी चलता, क्योंकि अल्टीमेट हमको क्या करना है, स्क्वायर ही करना है। क्लियर है फाइनली। तो क्या हो गया, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका माइनस का 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, और सेम चीज पॉजिटिव में जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिए, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, मतलब 25 हो रहा है, 25 हो रहा है। तो सिंपल सा अच्छा सा नंबर मिल रहा है हमको, -5 से लेके +5 तक। ठीक है, इसका रेंज। अब अभी हम बात किए थे कि टोटल को मैक्सिमम होने के लिए, चूंकि ये नीचे में है, तो टोटल को मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाले को जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमको बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे आपको ऐसा है, जैसे 1/2, ठीक है, और 1/3, तो 1/2 होता है आपका आधा, 0.5, और ये 1/3 क्या हो गया, 0.33। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हम नंबर बड़ा किए तो हमको इधर क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, लेकिन नंबर छोटा है तो इधर बड़ा मिल रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इस चीज को सोचना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम नीचे वाले को क्या रखेंगे स्टूडेंट, मिनिमम रखेंगे। क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए नीचे वाले को मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे -5, इसका वैल्यू। तो देख लो, डायरेक्ट रख देते हैं, है ना। तो नीचे वाले का हम क्या रख दिए, -5, क्योंकि हमको मिनिमम वाला चाहिए, और -5 पहले से पढ़ा है स्टूडेंट, तो टोटल क्या हो गया, -1/10।
क्लियर है? तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो चीजें दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज ये वाला टॉपिक पूरा खत्म करते हैं जितना क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एपी जीपी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। इफ द एंगल्स एबीसी ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, ठीक है, आपका जो एबीसी एंगल है किसी ट्राइंगल का वो एपी में है, एंड साइड्स, उसके साइड्स जो है एबीसी आर इन जीपी, वो जीपी में है, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे ये पूछा हुआ है, एपी एचपी जीपी या नन ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोण एबीसी एपी श्रेणी में है तथा कोर, कोर मतलब भुजा, एबीसी जीपी श्रेणी में है, तो आपको इनका मान निकालना है। दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चन। अब देखिए जो जो दिया है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है आपका, ए बी और सी। हमको पता है कि एंगल्स को कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है सीक्वेंस सीरीज जब चैप्टर हम पढ़ते हैं। ठीक है, एपी जीपी एचपी, तो ट्राइंगल के लिए जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी इन चीजों को स्पष्ट है कि ए बी सी कैपिटल में लिखा है मतलब एंगल की बात हो रही है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा है मतलब किसकी बात हो रही है, उनके भुजा की बात हो रही है, उसके सामने वाले भुजा के। ठीक है, ए बी सी, तो ये है आपके एपी में। ठीक है, तो एपी का रिजल्ट क्या होता है, एपी का रिजल्ट होता है कि बीच वाले का दो गुना, बीच वाले का दो गुना बराबर ए प्लस सी। इसको आप लिख के रखो। अब इसके साथ हमको और भी कुछ चीज मिलेगा, उसको भी ध्यान से देखो। इस चीज को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, जब 3 नंबर होते हैं हमारे पास एपी में तो हम अच्छे वाले नंबर मानते हैं। ठीक है, जैसे एपी में जब नंबर्स को कंसीडर करना होता है तो क्या सिखाया जाता है आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये 3 नंबर होंगे जो एपी में होंगे। लेकिन इससे अच्छा होता है आप बीच वाले को मान लीजिए ए, और इससे आगे कर लीजिए ए प्लस डी, और इससे पीछे कर लीजिए ए माइनस डी। ये 3 नंबर को आप इसको भी मान सकते हो, ये भी एपी में है। देखो फर्स्ट में फिर से डी जोड़े एपी, फिर से डी जोड़े एपी, यही तो एपी कहता है। लेकिन ये भी तो सही है, यहां से आप 2d जोड़ो, यहां से आप डी जोड़ो, तो डी जोड़ोगे तो ए आ गया, फिर डी जोड़ो तो ए आ गया। ठीक है, ए प्लस डी आ गया। क्लियर है? तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे टाइप के नंबर को जिसको टॉपिक में हम पढ़ते ही हैं कि एपी में जब आपको 3 नंबर हो 4 नंबर हो तो कैसे मानना चाहिए, तो इस टाइप का, इससे भी काम चलता है स्टूडेंट। लेकिन इससे काम अच्छा कब बनता है, जब हमको इनके बारे में पता हो कि इनका योग दिया हो, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज, ये दिया है। तो यहां पे जब आपको सम का वैल्यू दे दिया होता है तो इससे क्या होता है, देखो डी और प्लस का डी कैंसिल आउट हो गया, तो एक वेरिएबल ही गायब हो गया, आपको सीधा 3a का वैल्यू मिल गया, और उधर कुछ है मान लो 12 है तो a बराबर 4। क्लियर है? तो इसलिए तो अभी हम वैसा वाला रिजल्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये बात कर रहा है इफ द एंगल्स एबीसी ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम बीच वाले को मान ले थीटा, क्योंकि एंगल के लिए थीटा मानना अच्छा होता है, और उसके आगे वाले को मान ले थीटा प्लस डी, डी नहीं है तो मान लेते हैं, और पीछे वाले को थीटा माइनस डी, ऐसा, तो ये भी हो गया एपी में। ठीक है, तो अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे हम, थीटा, थीटा प्लस डी और आपका थीटा माइनस डी। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है मतलब इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर को आपको कैसे कंसीडर करना है। तो देखिए माइनस डी से माइनस प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, यहां से 3 थीटा आ गया स्टूडेंट, और 3 उधर जाके 60 हो जाएगा, तो थीटा का मान हो गया आपका 60 डिग्री। और ये थीटा हमारा क्या है, बी वाला है, देखो ये ए वाला, फिर ये बी वाला, और ये सी वाला। तो यहां से जो हमको जो रिजल्ट मिला है वो क्या है कि हमको थीटा इज इक्वल टू, जो हमारे केस में बी है, एंगल बी, वो कितना है 60 डिग्री। अब इस रिजल्ट को हम अपने पास संभाल के रखते हैं, आगे काम आएगा। पहला ही रिजल्ट एपी दिया है, उससे हम ये देखें, ये उतना काम नहीं कर रहा था, पर हमको पता है कि ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो ट्राइंगल में अगर हम अच्छा नंबर ले तो एक कोण को हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका सम हमको पता है 180। अब देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला जब है आपका कंडीशन जो दिया है वो क्या है, नेक्स्ट दिया है आपका जो भुजा है ए बी एंड सी, ये जो दिया हुआ है आपको किस में दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है। तो जीपी के कंडीशन से क्या होता है, एपी में होता है बीच वाले का 2 गुना बराबर आसपास वाले का सम, लेकिन जीपी में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर बराबर आसपास वाले का गुना। तो इसको भी आप संभाल के रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर है? अब देखिए
इतना चीज हो गया। अब इसके बाद हमको जो है किसके बारे में क्लेम करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमको ऐसे चीज चाहिए जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाए, ऐसे एक्सप्रेशन हमको चाहिए। तो देखिए अभी जो हम लोग को सब चीज दे दिया है, ए बी सी एंगल भी और ए बी सी भुजा भी, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन आप ट्राइंगल में देखिए, ये हो गया हमारा, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं नॉर्मल सा ऐसा वाला, ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें ए कैपिटल यहां मानते हैं स्टूडेंट, बी और सी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए नाम देते हैं, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी। या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या किसी भी जब ट्राइंगल में हम उनका रिजल्ट पढ़ते रहते हैं तो वहां के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है, ऐसा ही लिया जाता है, ठीक है। ये अपने आप मतलब वेल नोन होता है कि यही करना होता है। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा छोटा ए, बी के सामने वाला भुजा बी और सी के सामने वाला सी। अब देखिए इसमें और अच्छा चीज है कि हमको इसका भी वैल्यू पता है, बी वाले एंगल का वैल्यू पता है cos 60 डिग्री। अब हम ये नोटिस करते हैं कि हमको जो वैल्यू के बारे में पूछा गया है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इस टाइप का। तो इस टाइप का जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन जनरेट नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में क्लेम कर ही नहीं सकते। तो आप देखिए इस टाइप की चीजें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस टाइप की चीजें कहाँ आती है, जब हम कोसाइन रूल यूज करते हैं, किसी भी ट्राइंगल में कोसाइन रूल यूज करते हैं। तो कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल तीनों के लिए लिखा जा सकता है, cos A, cos B, cos C के लिए, लेकिन हम किसके लिए लिखेंगे, जो हमारे लिए नोन है। इसीलिए तो ये दिया गया है कि आप एपी में दिया है उस कंडीशन से आप सम को यूज करिए और बीच वाला B का मान आपको मिल जाएगा। तो अब हम क्या यूज करेंगे, cos B के लिए कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, cos B, तो cos B तो क्या होता है, कोसाइन रूल में स्क्वायर में चलता है, तो इसी बस को छोड़ दो, B के सामने वाला, अगल बगल में भुजा क्या है, A स्क्वायर, अगल में ए स्क्वायर है, फिर एक साइड है बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में आता है इसके सामने वाला भुजा, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे आता है स्टूडेंट 2 टाइम्स ये दोनों ए सी। क्लियर है, सभी को याद होगा है ना कि एसओटी में हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ये चीज इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं या कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, एक ही पार्ट है। तो ये होता है फॉर्मूला cos b के लिए। अगर cos a के लिए लिखोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इधर आ जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे 2bc। अगर cos c के लिए लिखोगे तो माइनस सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे 2ab, ऐसा होता है। पर हम b के लिए यूज क्यों किए, क्योंकि हम अननोन से दूर जाना चाहते हैं। तो ये नोन वाला चीज है, ए और सी के बारे में हमको नहीं पता क्या होगा, ठीक है, लेकिन b के बारे में पता चल गया कि 60 डिग्री है, तो वैल्यू सबका रख दीजिए स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, cos का 60 डिग्री, क्लियर है, ए स्क्वायर रहने दो, उन्हीं पे तो क्लेम करना है, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर भी रहने दो, क्योंकि सब चीज स्क्वायर के टर्म में है तो हम स्क्वायर में ही रखना पसंद करेंगे। अब नीचे देखिए स्टूडेंट 2 टाइम्स AC, AC को कहीं से हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसके लिए भी रिजल्ट दिया था कि जीपी में है, तो AC किस में आ, AC बराबर हम क्या रख सकते हैं, 2b स्क्वायर, AC बराबर b स्क्वायर आ गया। अब इसका वैल्यू रख दो स्टूडेंट्स, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड है, तो b स्क्वायर को इधर करिए, ठीक है, तो ये b स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर माइनस b स्क्वायर को इधर लेके आए, माइनस b स्क्वायर को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर 2 बार हो जाएगा बराबर a स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब इसको देख के आपको सिर्फ क्लेम करना है, सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। अब नंबर्स को आप इसी की तरह देखो, एक नंबर ए स्क्वायर है, एक नंबर बी स्क्वायर है और एक नंबर सी स्क्वायर है, तो क्या आया है, बीच वाले का दोगुना और बराबर आसपास वाले का योग, सम आप आसपास वाला, क्लियर है, बीच वाले का दोगुना। तो क्या था, देखो ए बी सी अगर एपी में हो तो बीच वाले का दोगुना आसपास वाले का सम, तो सेम चीज हो रहा है, बीच वाले का दोगुना आसपास वाले का सम। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि यहां से ये कंक्लूड करता है कि आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी, क्लियर है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट ए, क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है, तो मेरे को बताने में टाइम लग रहा है क्योंकि एक ही स्टेप को बता रहा हूं, आपको पता है तो आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये तरीका होना चाहिए, इसमें सब चीज यूज हो गया, एपी का जो गिवन कंडीशन है वहां से हमको एक एंगल मिल गया, जीपी का
जो कंडीशन से हमको जो मिला है उसको हम रखे थे। फिर उसके बाद हम कोसाइन रूल भी यूज करने के बारे में सोचे। कैसे सोचे? क्योंकि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो अपने से थोड़ी आ जाएगा। तो उसको लाने के लिए हम क्या किए कि हमको पता है कि कोसाइन रूल में सारे चीज स्क्वायर के टर्म्स में लिखे होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, 82 नंबर का क्वेश्चन था उस ईयर का, 2019 का। x dy by dx लिखते चलते हैं, x dy by dx प्लस y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका सॉल्यूशन है, ये चारों ऑप्शन है, आप देख लीजिए। तो देखिए x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x की पावर 3। तो ये हमको कुछ ना कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप लग रहा है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? dy by dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। ये इस तरीके से हमको कुछ दिख रहा है, ठीक है, जहां p और q फंक्शन ऑफ x ओनली होते हैं। x ओनली मतलब केवल फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, भले कांस्टेंट हो जाए तो चलेगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज अलग लग रहा है कि ठीक है, मिलता जुलता तो लग रहा है, dy by dx भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, भले उसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, इधर भी x वाला फंक्शन दिख रहा है, लेकिन जो काम बिगाड़ रहा है वो है x नहीं चाहिए होता है लीनियर में, तो हम x को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा इसका क्या है सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा y by x, इसको मैं अच्छे से ऐसे लिख देता हूँ 1 by x y, और यहाँ पे x नीचे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्योरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। क्लियर है? तो इसका हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, सभी को पता होगा कि इसका जो सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e की पावर में जो p वाला है, p कहां पे आएगा? y के साथ कोफिशिएंट है, p वाला है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने पर। तो p क्या है यहाँ पे? y के सामने वाला, तो y के साथ क्या है 1 by x, तो इसलिए क्या हो जाएगा p की पावर में 1 by x dx। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि 1 by x का क्या होता है? e की पावर log x, और हमको पता है कि log x और log और e, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सिर्फ क्या बचता है x। तो हमको यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हमको मिल गया है x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x। अब इसका जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज क्या होता है? देखो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसके गुना में होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और बराबर इधर बस थोड़ा सा मेहनत करना होता है q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गुना करो, जो आएगा उसका समाकलन करना है, यही। ठीक है, प्लस सी लास्ट में हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है x। ठीक है, q की वैल्यू हमारे पास, q की वैल्यू यहां से देखना है स्टूडेंट, इसको नहीं देखना है ना, ये तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम x को नीचे लाए, तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर q की वैल्यू, और हमारे पास x ही वैल्यू आया है, वो किसका आया है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो ओवरऑल ये हो गया स्टूडेंट x की पावर 3। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से लिखते हैं, xy बराबर x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4, पावर बढ़ जाता है, प्लस c। अब देखते हैं कि क्या ये आंसर हमारे से मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, एक तो सभी जगह y है, ठीक है, उसके बाद नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस में हम लास्ट में जाते हैं, पहले देखते हैं। तो सब जगह क्या है? आंसर में y है, मतलब हमको भी y रखना पड़ेगा। ठीक है, एक साइड, तो y रखने के लिए हम क्या करेंगे? x को ट्रांसफर कर देंगे, तो x वहां जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक x नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के बटा में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ऐसा मिलता जुलता है, y इज इक्वल टू x की पावर 3। 3 वाला कौन सा है? ये 3 वाला है, बाई 4 भी आ गया, मतलब ये सही है, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, x स्क्वायर वाला तो गायब हो गया, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हम c लिखे बाई x। तो हमारा ये जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है, जो मैच कर रहा है वो है सब बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि x की पावर 3/4 और प्लस c बाई एक्स, यहाँ पे वो कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, जिसको हम लोग c लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ dy by dx, ठीक है, एट x इक्वल टू π/2। आपको π/2 पॉइंट पे dy by dx का मान ज्ञात करना है, जहां आपका y जो दिया है वो इस तरीके से है। ठीक है, y जो आपको दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू साइन x की पावर
cos x, ये आपको दिया है। तो इसको आपको dy बाई डी एक्स मतलब आपको एक बार अवकलन करना है, और एक बार अवकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, x इक्वल टू पाई बाई टू रखना है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, साइन की पावर में समथिंग है। जब भी हमको ऐसा चीज मिले जिसका स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको पता नहीं है, डायरेक्ट अवकलन नहीं है, तो हम पावर वाली चीजों को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या लेते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं, फिर बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड में अगर हम लॉग लेंगे और नेचुरल बेस से साथ लेंगे, आप लॉग बस लिखिए, बेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लॉग लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग साइन ऑफ एक्स टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स। तो हमको लॉग की प्रॉपर्टी से पता है कि लॉग m की पावर n, तो n सामने आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी से हमारा cos x जो है वो सामने आ जाएगा स्टूडेंट, और रह जाएगा log के साथ sin x। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसके बाद। ठीक है, यहां से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y, तो log y में क्या होगा, 1 बाई वाई पहले, चूंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और हमारा y है, तो चेन रूल अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी ना। ठीक है, पॉइंट बाद में डालेंगे। उसके बाद यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जेव कहते हो, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन जेव कहते हो cos x है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log अपने साथ जो भी रहता है उसको कहाँ कर देता है, नीचे कर देता है, सो 1 बाई साइन एक्स, और चेन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, cos x। ये टोटल डिफरेंशिएशन हुआ log साइन एक्स का। ठीक है, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब log साइन एक्स आपका जेव कहते हो, तो log का साइन एक्स जेव कहते हो आपका, और इस बार डिफरेंशिएशन करना है cos x का, तो cos x का होता है माइनस का साइन x। जब भी माइनस वाली चीजें आए तो ब्रैकेट से सेपरेट करें, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता स्टूडेंट, नहीं तो प्लस माइनस का आंसर में दिक्कत होता है। तो देखिए dy बाई डी एक्स को अकेले रखते हैं, बाकी चीजों को हम ऐसे ही रखते हैं। dy बाई डी एक्स, हमारा y यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, y यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैं बाद में हटाता हूँ y, इसको अंदर को हम करते हैं cos x, तो cos स्क्वायर x, कुछ भी हम ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, सिंपल रहने देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन तो पूछा है, लेकिन सॉल्यूशन पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, मतलब वो क्या हो गया है, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, समझ जाओ, है ना, किसी एक पॉइंट पे, जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है। तो इसको लिख देते हैं, तो माइनस का साइन एक्स, ये माइनस आ जाएगा, और लॉग का साइन एक्स। अब हम जो ये y है स्टूडेंट, ठीक है, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन y तो हमको पहले से दिया है ना क्वेश्चन में, तो y हमारा वापस से हम एक स्टेप बचाते हैं, साइन एक्स की पावर cos ऑफ x, यही है। क्लियर है, अब डायरेक्ट हम लोग dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो जहां जहां x है वहां वहां वो पाई बाई टू रखने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, साइन पाई बाई टू डायरेक्ट रखते हैं, साइन पाई बाई टू दैट मीन साइन 90 एक होता है, और कॉस पाई बाई टू क्या होता है, 0, तो 1 की पावर 0। ठीक है, क्लियर है। अब ये cos पाई बाई टू, ये ऊपर 0 हो गया, नीचे 1 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 बाई 1, तो 0 ही है। ठीक है, एक लाइन में आप कर सकते हो। साइन पाई बाई टू होता है स्टूडेंट आपका 1, क्लियर है, साइन पाई बाई टू 1। अब इसके अंदर देखिए लॉग के अंदर स्टूडेंट साइन पाई बाई टू, साइन 90 मतलब 1, लेकिन यहां से फिर ये हो गया स्टूडेंट कि हमको पता है कि log 1 की वैल्यू फिर से क्या होती है, 0, तो देखिए यहां से भी 0, यहां से भी 0, 0 माइनस 0 मतलब 0 ही, और बाहर में 1 की पावर 0 मतलब 1, लेकिन अंदर पूरा 0 है, तो टोटल आपको आंसर क्या मिला, यहाँ से टोटल जो आंसर मिला है वो आपको मिला है 0। क्लियर है, तो देख ले ये कौन सा है, तो यहाँ पे केयरफुली आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, कई बार ई वाले भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 0। ठीक है, क्लियर, log 1 0 होता है। ठीक, तो इस तरीके से करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये है इंटीग्रेशन का, प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको मेहनत करना ही करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपको लगे कि सिंपल क्वेश्चन और भी है जो जल्दी हो जा रहा है, तो सेकेंड राउंड के लिए रखा करें, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। ठीक है, तो देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन के, तो हम लोग देखें कि जब भी क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको पहले अलग ही कर देते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, लंबा जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ से, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा नीचे से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 3 के पास नहीं है तो वो हो जाएगा 3/2x, और -4 से 2 निकलेगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस का
2 बचेगा, ये हो गया स्टूडेंट dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, मिडिल टर्म को देखते हैं, ये a का स्क्वायर x का स्क्वायर बनेगा ही। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म 2ab वाला टर्म में, तो 2ab वाला टर्म में जब हम देखते हैं तो ये जो कोफिशिएंट होता है x का कोफिशिएंट, उसका आधा का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो 3/2 का आधा क्या होगा, 3/4 होगा। आप खुद से देख लेना। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम x हमारे पास ये है, a के जगह पे x है, देख लीजिए इसको, a के जगह में x है स्टूडेंट, और b वाला जो जगह है उसके जगह पे हम क्या बोले हैं कि इसका आधा, तो इसका आधा हम ले लेते हैं 3/4। ठीक है, क्लियर है। और प्लस के साथ है तो प्लस 2ab बनेगा, माइनस के साथ रहेगा तो माइनस 2ab बनेगा। अब देख लीजिए, अगर हम 2ab ले लें तो 2 एज इट इज, a की वैल्यू आपका x और b का वैल्यू स्टूडेंट 3/4। ठीक है, तो देख लीजिए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 3/2x आ गया। तो ये यहां से आया है लॉजिक, और कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा चीज है। ठीक है, मिडिल टर्म का हम आधा का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि ये जो है सिंगल डिग्री वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म। ठीक है, तो यहां से हम ये करके ऐसा निकालते हैं। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो किससे बनेगा स्टूडेंट, 3/4 का। तो यहाँ पे हम फटाक से करते हैं इसको, 1/x प्लस आधा बीच वाले का स्क्वायर, ये बनेगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, x का स्क्वायर x, 2ab वाला टर्म से ये आ गया था, तो क्या एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3/4 का होल स्क्वायर कितना, 9/16, 9/16 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 9/16 को आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये बैलेंस होगा। आप देखो यहाँ से 9/16 प्लस में आएगा और यहाँ से माइनस 9/16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि आपका क्या हो गया, 1/2 1/x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो एलसीएम आएगा 16, 16 और 2 का गुना 32, 32 और 9 41। तो ऊपर में आ गया 41 और नीचे में आ गया स्टूडेंट 16। तो 41 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं स्टेप बचा रहा हूँ, √41, और नीचे 16 को हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। हमको ये वाला जो कंडीशन में हम चेंज कर रहे हैं, जो हम इंटीग्रेशन में टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत सारा अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में, जो ये इस टाइप का है, तो ये इंटीग्रेशन ऐसे दिखता है स्टूडेंट, 1/x² माइनस a²। ठीक है, x² माइनस a²। ठीक है स्टूडेंट, x² माइनस a², ये इस तरीके से दिख रहा है। तो x के जगह पे है हमारे पास x प्लस 3/4, और आपके a के जगह पे है √41/4। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं होंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है स्टूडेंट, 1/2a ये होता है। ठीक है, और लॉग के अंदर मॉड में लिखो, या कभी कभी मॉड में नहीं भी लिखा रहता है, ऑप्शन में वो। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टूडेंट x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है। ठीक है, 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो देखिए यहां से जो हमारे पास है वहां से आंसर क्या आएगा, 1/2 एक्स्ट्रा हमारे पास चलेगा ना, ये एक्स्ट्रा 1/2 है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, 1/x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस √41/4 का स्क्वायर, और ये है हमारा dx। ठीक है, तो क्या होगा, 1/2 हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है स्टूडेंट, और 1/2 यहां से आएगा 1/2a। अब a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है, तो √41/4 a की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद लॉग देख लो, लॉग के अंदर, मॉड के अंदर, लॉग के अंदर x, तो हमारे पास x के जगह में इतना पूरा ये। ठीक है, सो x प्लस 3/4। ठीक है, और उसके बाद माइनस a, तो माइनस a स्टूडेंट हमारे पास 41/4, क्लियर है, अपॉन x प्लस का, तो x प्लस 3/4, बस बीच में प्लस हो जाएगा 41/4, ये हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहां से आप देख लीजिए कि ये जो सारी चीजें है कैंसिल आउट हो गया, 2 और 2 टोटल 4, नीचे वाले 4 के साथ गायब हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/41 लॉग के अंदर। अब देखिए फिर से कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, 4 एलसीएम स्टूडेंट, तो यहाँ तो उतना ही आएगा, कुछ नहीं चेंजेस होगा, लेकिन 4 एलसीएम होने के कारण यहाँ पे क्या आ गया, 4x प्लस 3 माइनस का 41, और इसके नीचे में क्या है स्टूडेंट 4, लेकिन आप देखिए नीचे भी वही आने वाला है 4, तो यहाँ भी 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ से 4x प्लस 3 प्लस का 41, तो
तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी जैसे, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। a बाई बी है आपका और होल डिवाइडेड बाई c बाई डी है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, a बाई बी एज इट इज, और इस होल डिवाइडेड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, जो c बाई डी है वो d बाई सी है, तो ये 4 बाई ऐसे पलट जाएगा, तो नीचे 4 ऊपर 4 चले गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन। तो यहाँ से एक स्टेप और बचा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नीचे एज इट इज हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 4x प्लस 3 और माइनस की जगह में प्लस 41 और प्लस का c अगर आपको लिखना है तो लिखिए, ऑप्शन में नहीं है तो हम नहीं लिखते। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे 1/41, कहीं पे 1/41 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। लॉग के अंदर भी कुछ इस टाइप की चीजें दिख रही है, नहीं दिख रहा है, मतलब इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करने आना चाहिए, चेंज करने में कोई भी क्वेश्चन हो याद रखना है, इस टाइप की इंटीग्रेशन के जो हम टाइप्स पढ़ते हैं वहां पे एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, इसलिए 1/2 हम कॉमन निकाले, यही तरीका है। अगर वो नहीं निकालोगे तो वो फंसते जाओगे और आगे जो आपका कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं, y बराबर, यदि y बराबर log sin x है और z बराबर e की पावर sin x है, ओके लिखते हैं y बराबर log के अंदर sin x है ना, log sin x जो लिखा है वो, और z बराबर आपका दिया है वो है e की पावर sin x। देन आपको dy बाई dz फाइंड करना है, ओके आपको जो फाइंड करना है वो dy बाई dz फाइंड करना है। देखिए अब ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट, ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर है। आपका y भी फंक्शन है x का और आपका z भी फंक्शन है x का। देखो y इन टर्म्स ऑफ x दिया है ना, log sin x, z भी दिया है e की पावर sin x, क्लियर है। लेकिन आपको पूछा गया है वो है स्टूडेंट dy बाई dz, तो y तो z के टर्म में है ही नहीं, ठीक है, तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन जो हम बोलते हैं ना कि वेरिएबल जो है नेस्टेड टाइप है, ठीक है, ये उसका फंक्शन है वो उसका फंक्शन है तो ये उसका फंक्शन होगा, क्लियर है। तो उस तरीके से आपको इसका करना है क्वेश्चन। तो ये सिंपल है स्टूडेंट, आपको बस यही ध्यान रखना है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तो dy बाई dz फाइंड करना है, लेकिन हमको y हमेशा x के में पता है और z भी हमको x में पता है, तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम dy बाई, हमको निकालना है dz, ऐसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमको तो नहीं पता है कि डायरेक्ट z के रिस्पेक्ट में, तो हम dy को निकाल लेते हैं dx में, और dz हमारा नीचे है स्टूडेंट, तो हम ऊपर में लिख लेते हैं dx। तो देखो ये क्रॉस हो जाएगा तो dy बाई dz बचा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि dy को हम dx के, लेकिन अभी ये उल्टा हो गया dx बाई dz, लेकिन क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dx और पूरे के बटा में dz बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये पलट के ऐसे ही होने वाला है। और सेम चीज अभी आपको डिस्कस किया हो कि ये पलट जाता है ऐसे, तो ये नीचे जाके ऐसे हो गया है स्टूडेंट। तो ये तो आसान है ना dy बाई dx निकालना, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x ही दिया है, वैसे z भी इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो दोनों के मान को यहाँ रख देना है और जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, dy बाई dz। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो हम ये दोनों को फाइंड करते हैं जो जो हमको चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले y बराबर, सो y बराबर आपका है क्या, log का sin x, तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में करना है, सो x के रिस्पेक्ट में करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए dy बाई dx, log जो क्या करता है अपने साथ जो भी चीज होता है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन और किए हैं, sin x होता है, और sin x में चैन रूल से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, इतना ही रखने देते हैं, हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर है। अब किसके लिए जाते हैं हम, z के लिए जाते हैं, तो z है आपका e की पावर sin x, ठीक है, e की पावर sin x, ठीक है। तो e की पावर sin x को हम फिर से, z है, z को इन टर्म्स ऑफ x करना है, सो dz बाई dx। तो e की पावर में, तो e की पावर में जो भी होता है वो सेम चीज आता है, पर चैन रूल से हम उसमें जाएंगे तो sin x का क्या होगा, cos x, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आ गई, dy बाई dx का मान भी आ गया, dz बाई dx का, dy बाई dx वाला मान ऊपर रखाएगा, dz वाला बाई dx वाला मान नीचे रखाएगा। सो फ्रॉम 1 हमको फाइनल आंसर की ओर चलना है। सो dy बाई dz इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू ये है स्टूडेंट, cos ऑफ x बाई sin ऑफ x होल डिवाइडेड बाई ये e की पावर sin x, e की पावर sin x इंटू cos ऑफ x, और इसके नीचे में कुछ नहीं है, पूरे के नीचे में तो 1 हो गया, मतलब ये ओवरऑल नीचे में ही रहेगा। ये क्या बन गया आपका
कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, और ये ऊपर से आके 1 बाई हो जाएगा सेम कॉस ऑफ एक्स, आगे पीछे लिख रहा हूं e की पावर साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉस से कॉस बस कैंसिल आउट होगा, बाकी जो का त्यो बचेगा, तो क्या बच गया 1 अपॉन साइन एक्स स्टूडेंट और e की पावर साइन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? देखिए दोनों टाइप के ऑप्शन है स्टूडेंट, एक ऊपर में आ गया है और एक नीचे में भी आ गया है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है? नीचे में, तो इसलिए ये आंसर है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऐसा ऑप्शन क्यों दिया रहता है? आप जो सिली मिस्टेक करते हैं, है ना, जो सिली मिस्टेक करते हैं उनसे भी जो आंसर आता है वो यहाँ आता है। कई बार आप धोखे से यहीं पे रख दिए वैल्यू को प्रोडक्ट में, तो आपका सारा चीज ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, कॉस वाला बस चीजें कैंसिल होगा और बाकी चीज ऐसे एज इट इज ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से करना है स्टूडेंट। ठीक है, कि यहाँ पे dz/dx नीचे आता है। क्लियर है? ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया सी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें आप लोग भी 3-4 साल के जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो देखे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल एकदम बढ़ा हुआ है। तो वो तो मैं मानता हूं कि हाँ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि पहले 100 क्वेश्चन आता था, अब 65-70 जो भी आएगा उसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के होंगे, कुछ स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये उन्हीं में से एक है स्टूडेंट। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते समय नॉर्मल जो रिजल्ट है उनको भी याद रखना है अपने मेमोरी में। ऐसे नहीं सोचना है कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आ रहा है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन में है स्टूडेंट। ठीक है, ये इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा? तो देखिए डिफरेंशिएबल, आपको पता है नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब हर एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, इंक्रीजिंग जरूरी नहीं इंक्रीजिंग हो। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल ही इसका आंसर है, डिक्रीजिंग। अब मैं सबके लिए आपका काउंटर एग्जांपल दे देता हूं, तो इसका आंसर क्या है? जरूरी नहीं है एक हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। तो देखिए पहला जो है, तो हम इसको क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के रूप में लिए हैं तो हम इसका डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, कि हम काउंटर एग्जांपल से जो रिजल्ट होता है उसका तो वो हमेशा ट्रू होता है, लेकिन जो गलत होता है उसको हम काउंटर एग्जांपल से प्रूव करते हैं। तो देखिए एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हमको कंटिन्यूअस फंक्शन लेना है, तो ये जो फंक्शन है मॉड एक्स ये कंटिन्यूअस है। कैसे बनता है इसका ग्राफ? ऐसे वी शेप का बनता है। कहाँ पे? 0 पे ऐसे। ठीक है, वी शेप का ये बनता है, तो ये देखिए कंटिन्यूअस है, कहीं टूट नहीं रहा है। लेकिन हमको पता है कि मॉड एक्स का हमको इंटीग्रेशन नहीं आता है, 0 पे हम उसका पे वो शार्प एज बनाता है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक मिल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए तो आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए एक फंक्शन ले लीजिए सिंपल सा आपके पास जो हमेशा यूज करते हो, साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है, ये तो क्या होते रहता है? बार बार रिपीट होते रहता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। क्लियर है ना? ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन नेवर बी क्या? मोनोटोनिक। मतलब ना तो वो कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो वो कभी भी मोनोटोनिक नहीं हो सकता, मतलब वो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, मोनोटोनिक वाला है ना। क्लियर है? तो यहां से समझ में आ गया। बाकी दो एग्जांपल की अकेला काफी था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, तो इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये तो देखते ही हो गया था, इतना डिस्कशन भी अब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है वो है द टेंजेंट। टेंजेंट की बात हो रही है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। द टेंजेंट टू द पैराबोला, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, उस पे आपको टेंजेंट, ठीक है, द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x एट इस पॉइंट पे मेक्स एन एंगल विथ x एक्सिस, मैक्स एन एंगल विथ x एक्सिस। वो जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है? बेसिकली एक लाइन होता है। टेंजेंट एक लाइन होता है जो जिस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं उस कर्व को छू के केवल एक बिंदु उस पर छू के निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो इस बिंदु पर आपको टेंजेंट निकालना है। ठीक है, और वो जो टेंजेंट है वो कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को तो कट करेगा या कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जब कुछ नहीं बनाएगा ऊपर से ही चले जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल के लिए हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, तो वो हमेशा बनाता है। तो यहाँ पे वो सिंपल स्लोप को पूछा है स्टूडेंट। क्यों स्लोप को पूछा है? देखो जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट जो दिया है वो है आपके पास 1/2 और 1, तो पॉइंट 1/2 इसमें डालो
तो कहाँ पे डालोगे 1/2 x के जगह में, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है x का, तो 1/2 डालोगे स्टूडेंट, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आ गया राइट हैंड साइड में 1, और यहाँ y का मान 1 डालो तो 1 बराबर 1, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो किसका है, पैराबोला का ही पॉइंट है, ठीक है। और ये पैराबोला हमको इसके डायग्राम पे नहीं जाना है ना, बट देखना है। तो ये पैराबोला क्या हो गया, सिंगल डिग्री कहाँ पे मार रहा है, एक्स साइड में, तो उधर ही उसका मुंह खोलता है पैराबोला। तो ये जो पैराबोला है वो इस तरीके से है, क्लियर है स्टूडेंट, ये पैरा इस तरीके से है, जिस साइड में सिंगल डिग्री होता है उधर ही पैराबोला का मुंह खुलता है। अगर माइनस होता तो मुंह इस साइड हो जाता, अगर एक्स स्क्वायर होता और वाई सिंगल डिग्री में होता और पॉजिटिव होता तो ऊपर खुल जाता मुंह, अगर निगेटिव होता तो नीचे साइड, ठीक है, क्लियर है। ये तो जब कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं आप लोग तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये अच्छा चीज हो गया कि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे होगा 1/2 1, ये जो पॉइंट है अच्छा है कि ये इसी पे हो गया है, इसी का पॉइंट है। तो अब हमको क्या निकालना है, ये जो स्लोप आ रहा है ऐसे, ठीक है, इसे बनाते हैं, ये जो स्लोप आ रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि सबसे पहले कि वो स्लोप के बारे में पूछ रहा है तो हमको लाइन का इक्वेशन लिखना होता है। लाइन का इक्वेशन में एक बिंदु से जाने वाला, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है जब हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी कर्व है उसमें टेंजेंट निकालना है और वो उसी के पॉइंट पर, जैसे ये पैराबोला का पॉइंट है ना, जो उसको उसी पे रखा हुआ पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट से नहीं, टेंजेंट कई तरीके से निकलता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो निकालते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट से बनता है और उसी पे निकलता है वो अच्छा होता है क्योंकि ये बिंदु उसी पे है। तो क्या हो जाता है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 और m को छोड़ दो, m ऐसा रहेगा x माइनस x1 बन गया। अब m कैसे निकलता है, जब वो पॉइंट उसी पे है, पैराबोला पर ही है या किसी भी कर्व पर है, तो चुपचाप आप क्या करो, जो आपका इक्वेशन दिया है उसी को आप डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको मिलता है dy/dx, और ये dy/dx ही स्लोप होता है अगर उसमें जो जो बिंदु डालोगे। लेकिन वो बिंदु डालने के लिए गारंटी क्या होना चाहिए कि वो पॉइंट इस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको पता ही चल गया कि पॉइंट इसी में है, तो dy/dx चुपचाप निकालो और उसके अंदर रखो स्टूडेंट 1/2 और 1। इस क्वेश्चन का इतना ही कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्या है, ये इतना जो डिस्कशन हुआ उसको मैं अब हटाता हूं, ठीक है। इतना डिस्कशन आपको एग्जाम के समय में नहीं करना है, आपको समझ में आया तो एक लाइन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे हाँ ये पॉइंट ऐसे ही देख ली ओरली, अरे ये तो राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड चल रहा है, मतलब ये उसी का पॉइंट है, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, एंगल के बारे में पूछ रहा है मतलब सिर्फ स्लोप पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एस, तो 2y आ गया स्टूडेंट और dy/dx इसी को तो फाइंड करना है, और इधर क्या आ गया 2 × 1 x से, तो ये हो गया कैंसिल 2 से, तो आपका dy/dx का हो गया 1/i। ये पूरे के लिए स्लोप है, ये पूरे के लिए स्लोप है इस कर्व के लिए, स्लोप का इक्वेशन। लेकिन आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है तो आप क्या करो, dy/dx में जहां x है वहां 1/2 डालो और जहां y है वहां 1 डालो। तो हमारे पास x डालने के लिए जगह नहीं है तो 1/1, तो ये सिर्फ क्या आ गया 1। तो हमारा स्टूडेंट m का मान, इसी को तो क्या बोलते हैं m1। अब आपको पता है m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1, m क्या होता है स्लोप, और स्लोप को हम और क्या बोलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान हो गया 1 स्टूडेंट, m ही टेन थीटा होता है और m का मान हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ये, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा सीधा, यहाँ से क्लियर है ना कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1045 डिग्री, क्योंकि 1045 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया स्टूडेंट बी। तो इतना लेट हुआ ऐसे नहीं सोचना है, आपको पहले ही समझ में आ गया कि हाँ ये जो है उसी का पॉइंट है, तो चुपचाप इसमें आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, dy/dx निकालो, वही आपका m है, पॉइंट को डालोगे तो, और उसकी तुलना आप टेन थीटा से करोगे, क्योंकि ओरिजिनली टेन थीटा ही क्या बोलते हैं स्लोप बढ़ते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, अपना नॉलेज बढ़ते जाता है, तब जाके हमको समझ में आता है कि कर्व का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो टेंजेंट का स्लोप देता है करके, क्लियर है। तो ये हो गया स्टूडेंट 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ आप लोग देख लेना। देखिए इसमें एक रिजल्ट होता है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ये रिजल्ट को मैं बता दे रहा हूं, 0 से π/2 log cos x dx, ठीक है। तो इसका एक रिजल्ट होता है 0 से π/2 में, 0 से π/2 में log के अंदर आपका या तो sin x है, या 0 से π/2 में ही log के अंदर आपका cos x है, या 0 से π/2 के अंदर, ये रिजल्ट है जिसको हम लोग पढ़ते समय प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, है ना। आप लोग भी जो बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें भी ये रिजल्ट दिया होगा, ठीक है। ये सब बराबर होते हैं आपस में, साइन का 2x, ठीक है, dx,
ये रिजल्ट है ना, इसका प्रूफ भी अपन देख सकते हैं, पर अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अब जरूर ये रिजल्ट अब याद रखिएगा, और इसका प्रूफ कैसे होता है वो भी देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो log sin x या log cos x हो या log sin 2x हो, ये तीनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं स्टूडेंट, और इसका जो वैल्यू आता है वो आता है -1/2 log 2, -1/2 सॉरी -π/2 log 2, ये आता है रिजल्ट स्टूडेंट, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। -π/2 log 2 इसका रिजल्ट आता है। तो देख लीजिए आपके पास सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको प्रूफ करने थोड़ी जाएंगे, ये रिजल्ट का पार्ट है, इसको आपको पहले ही पढ़ लेना है जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और ये किसका पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट का पार्ट होता है। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, -π/2 log 2 ये होता है। तो आप देख लीजिए कि कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, देखो π/2 है लेकिन π/2 है लेकिन log 2 नहीं है, माइनस का नहीं है, ठीक है। उसके बाद π/2 है बाहर में, तो दो जगह π/2 दिख रहा है, तो 2 को तो गायब अभी हम फिलहाल नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, इसमें बस अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिए पीछे में आपका आंसर में एक जगह 1/2 लिखा है, तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट, माइनस का π/2 और log का 2, ये है स्टूडेंट। अगर मैं m log की प्रॉपर्टी से ये जो -1 है इसको पीछे ले जाऊं तो बाहर में बच जाएगा π/2, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 की पावर में -1। लॉग की प्रॉपर्टी यही बोलते हैं ना, अगर ऊपर वाला चीज है तो उसको बाहर ला सकते हो, बाहर वाली चीज को ऊपर ले जा सकते हो। तो इसको आप देखोगे स्टूडेंट तो π/2 ज्यो कहते हो, लेकिन चूंकि 2 की पावर -1 है, दैट मीन्स हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, π/2 log 1/2। तो ये आंसर किससे मैच करता है, ऑप्शन ए से। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, 97 नंबर का ये क्वेश्चन था 2019 के, ठीक है। तो इस तरीके से करना है स्टूडेंट, 8-9 क्वेश्चन जो हम किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप ये रिजल्ट भी याद रख लीजिए, और बाकी भी जो हम जितने भी क्वेश्चन किए उनके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको याद रखिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और किसी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के साथ। हमारा 2017 का हो गया कुछ क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा। 2019 के लगभग हमारे पास 20-21 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। इससे पहले में हम 8-10 क्वेश्चन कवर किए थे, और ये 8-10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।